इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हम सप्लाई की। डिमांड, पहले वाली वीडियो मैंने काफ़ी डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड पे बनाई है। आप अगर नए हैं तो आप उसे देख सकते हैं या रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं सप्लाई क्या होती है। ठीक है, सप्लाई तो वैसे भी सबको पता है कि जनरल लैंग्वेज में कोई भी कमोडिटी जो है जब उसका प्रोडक्शन कर दिया जाता है और मार्केट में उसको लाया जाता है सेलिंग के लिए तो वो सप्लाई है। ठीक है, बट अगर हम इकोनॉमिक में एज अ थ्योरी अगर पढ़ें तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है जिसको हमें फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी by a firm refer to the quantity of the commodity। सप्लाई क्या है? इट्स अ क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे कोई गुड्स है, चाहे कोई राशन की चीज़ है, तो उस कमोडिटी की वो क्वांटिटी सप्लाई है विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई। जो एक प्रोड्यूसर जो है रेडी है सप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पर। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है तो प्रोड्यूसर उसको रेडी है उस प्राइस के लिए कि हाँ मैं इस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हूँ और उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो प्राइस और टाइम सप्लाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिकॉज अगर वो टाइम पे रेडी है बट वो जो प्राइस है उस टाइम पे वो रेडी है, उसका प्रोडक्ट रेडी है बट उस प्राइस से वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो उस क्वांटिटी को हम सप्लाई में नहीं गिनेंगे, चाहे वो प्रोड्यूसर के पास एज ए स्टॉक पड़ी भी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर वो उस प्राइस पे रेडी है, ठीक है, वो प्राइस पे है कि हाँ इस पे मुझे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो रहा है, मगर वो उस टाइम पे रेडी नहीं है, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए प्राइस और टाइम दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिनका एक पीक टाइम होता है और उस टाइम पर जाके एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है, तो वो जनरल प्राइस लेवल से थोड़ा सा बढ़ा के उस पीक टाइम पर बेचता है क्योंकि उसको लगता है कि अब मैं किस प्राइस पे बेचूंगा तो आसानी से बिक जाएगा। तो प्राइस और टाइम दोनों इम्पॉर्टेंट है एक प्रोड्यूसर के लिए, और जब वो इन दोनों से सेटिस्फाइड होकर उस कमोडिटी को मार्केट में उतारेगा सेलिंग के लिए, देन वो सप्लाई की कैटेगरी में आएगी। अदरवाइज वो सप्लाई गुड्स की पूरी मैन्युफैक्चर होकर गुड्स पड़ी है मगर प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड नहीं है प्राइस से या उस पर्टिकुलर टाइम पे वो रेडी नहीं है उस प्राइस के लिए, तो फिर वो कमोडिटी सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती। तो ये चीज़ें जो इकोनॉमिक में हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम और चीज़ों से समझ लेते हैं सप्लाई क्या होती है। प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल। सप्लाई वो होगी जिससे प्रोड्यूसर प्राइस और टाइम दोनों से सेटिस्फाई होकर रेडी है सेल करने के लिए। बस स्टॉक क्या है? द टोटल क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो क्वांटिटी, जितनी भी टोटल क्वांटिटी है एक प्रोड्यूसर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास पड़ी हुई है, ही इज नॉट रेडी टू सेल दैट, वो उसके पास पड़ी हुई है, वो स्टॉक है। ठीक है, वेदर ही इज रेडी और नॉट, वो रेडी भी है या नहीं है, जो कुछ भी है, बट वो उसके पास सिर्फ पड़ी हुई है तो वो स्टॉक है, और अगर वो उसको सेल करने के लिए तैयार है तब जाके वो सप्लाई बनती है। तो किसी भी चीज़ का स्टॉक में इकट्ठा होना उसकी सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। जब प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि हाँ मैं मार्केट में बेचने आ गया हूँ और मैं इस प्राइस पे और इस टाइम पे बेचने के लिए रेडी हूँ, मार्केट में वो सामान उतार देता है, तब जाके वो सप्लाई बनती है। इसीलिए इस टेक्निकल पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आगे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम सीखेंगे सप्लाई फंक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ का फंक्शन क्या होता है कि जिस पे वो चीज़ फंक्शनिंग करती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग वो काम करती है, तो वो उसका फंक्शन होता है। तो हम जान लेते हैं कि सप्लाई कैसे फंक्शन करती है। सप्लाई ऑफ कमोडिटी रिलेटेड विद द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं? जो उसे डिफाइन करते हैं, जो उसकी फंक्शनिंग को डिफाइन करते हैं, दोज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सप्लाई। देयर इज सम मिस्टेक, आई थिंक टी इज नॉट देयर, सो अभी आप समझ गए होंगे दिस इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, सप्लाई जिस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब सप्लाई किसे डिपेंड करती है? मैथमेटिकली इसको हम इकोनॉमिक में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सप्लाई डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी टी, टी, एफ एंड ओ। ठीक है, इन सभी चीज़ों की पे डिपेंड करती है सप्लाई की फंक्शनिंग, कि सप्लाई कैसी होगी, कितनी क्वांटिटी में होगी और उसका मतलब ग्रोथ रेट क्या होगा, ये सब चीज़ इन्हीं फंक्शन पर डिपेंड करता है। अब ये फंक्शन जो हैं इनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
जैसा कि हमने पहले ही समझा था कि सप्लाई जो है, सप्लाई का पूरी तरह से अभी आप सीखेंगे लॉ में कि अगर बाकी सब चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट ना करें तो पूरी तरह से सप्लाई अपने प्राइस पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो सप्लाई जो है बढ़ा देंगे जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे, और अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, तो प्राइस से तो एकदम डायरेक्ट रिलेशन है। नाउ अदर थिंग इज पीटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। ठीक है, कोई भी चीज की सप्लाई ना अपने प्राइस पर डिपेंड करती है और अपने जैसी दूसरी रिलेटेड गुड पर भी डिपेंड करती है। रिलेटेड गुड कैसी होती है, देखिए जैसे कोई भी चीज है ना, उसकी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड होती हैं। ठीक है, वो उनसे मिलकर ही प्रिपेयर हो पाती है। जैसे आप पेन है तो रिफिल जब तक नहीं डलेगा तो वो पेन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, आप सिर्फ पेन का कवर लेके तो आ नहीं जाएंगे, रिफिल होना उसमें ज़रूरी है। अब पेन का जो ऊपर का पोर्शन है वो अलग जगह बनता है, रिफिल अलग जगह बनता है। अब पेन का प्राइस जितना पेन का जो स्ट्रक्चर है, जो पेन का कवर है, जो मेन उसका जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर ही समझ लीजिए, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन रिफिल के कॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर रिफिल महंगा हो जाए तो पेन अपने आप ही महंगा हो जाएगा, बिकॉज पूरा जब वो कंबाइन होगा तो उसमें रिफिल का कॉस्ट लगता है। अब रिफिल का कॉस्ट अगर बढ़ता है लेकिन पेन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी ओवरऑल पेन के कॉस्ट में चेंज आएगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जिससे वो मिलकर बनी है, जिन चीज़ों से जो कंबाइन करती हैं उसको, ठीक है, उनमें से किसी भी एक चीज़ का अगर रेट बढ़ता है तो फिर वो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, और सप्लाई पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। जैसे कि अब हम मान लें पनीर है, ठीक है, तो पनीर किससे, उससे रिलेटेड गुड कौन है, दूध। ठीक है, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली नो डाउट और चीज़ें का प्रॉब्लम ना भी आए, डिमांड ना भी बढ़े, कुछ और इफेक्ट नहीं भी आए, तो भी मिल्क का प्राइस बढ़ने से ऑब्वियसली जो आपका पनीर का प्राइस है उस पर फर्क आ जाएगा। तो रिलेटेड गुड्स को देखना ज़रूरी है। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशनल गुड भी होते हैं जो उसकी जगह पर यूज़ होती हैं, उनका प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। अगर जैसे कि अगर कोई प्रोड्यूसर है वो टी का प्रोड्यूसर है, और जो हम सब्स्टिट्यूशनल गुड जो है टी की हम मानते हैं कि कॉफ़ी है, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस डाउन चला जाता है, ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस डाउन चला जाएगा तो कुछ जो आपके मतलब कस्टमर है ना टी के, वो कॉफ़ी में चले जा सकते हैं, उस बेवरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहले महंगे होने की वजह से वो उसे ले नहीं पा रहे थे, अब वो उस पर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो प्रोड्यूसर है टी का, उसको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि भी अगर टी का प्राइस ज़्यादा गिर गया और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरे मतलब उपभोक्ता हैं, वो टी की तरफ चले जाएंगे तो मेरे जो उपभोक्ता हैं वो कम हो जाएंगे, मतलब मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे, मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो वो इस चीज़ को समझते हुए पहले ही सप्लाई को कम कर देगा ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। रिलेटेड गुड उससे जिससे वो बनी है चीज़ वो भी हो सकती है, और रिलेटेड गुड उसके सब्स्टिट्यूशन, उसके कंपटीशन गुड भी हो सकती हैं। और ये दोनों चीज़ें एक प्रोड्यूसर को देखना ज़रूरी होता है, बिकॉज उसको सप्लाई करनी है और वो नुकसान बिल्कुल नहीं उठाना चाहता। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ कमोडिटी, यानी वो जो कमोडिटी है वो किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके मतलब प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर अचानक से ही टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आता है, कोई इम्प्रूवमेंट आता है, तो क्या होता है कि मतलब उसी कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो अचानक से वो सप्लाई बढ़ सकती है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट पे सप्लाई अचानक बढ़ सकती है, तो ये हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके फैक्टर्स होते हैं जिनसे वो बनती है, ठीक है, वो फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर हम मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई, या मैं दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे क्लोथ का एग्जांपल है, ठीक है, तो अब आप जो है कोई भी चीज़ है, कोई भी क्लोथ खरीदते हैं तो उसमें जो है कॉटन चीज़ या पॉलिस्टर या इस तरह की चीज़ें, जो भी उसका फैब्रिक है, जो बेसिक थ्रेड है वो यूज़ हो रहा है,
तो वो उसके फैक्टर्स हैं, उनको मिलके वो बन रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वगैरह ये सब भी यूज़ हो रहे हैं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर इनमें से कोई किसी का कॉस्ट जो है एनहेंस होता है, बढ़ जाता है, जैसे लेबर अपना चार्ज बढ़ा दे, या कोई थ्रेड वगैरह है, रेशम का थ्रेड है या कॉटन का आप यूज़ करें, वो अचानक महंगा आने लगे, तो ऑब्वियसली सप्लाई पर उसका फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज कॉस्टिंग जो है प्रोडक्शन की बढ़ जाएगी। और ऐसे में सप्लायर को सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे अब तो मुझे कॉस्ट बढ़ेगी सप्लाई करने की, तो मुझे कितनी सप्लाई करनी है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव ऑफ गोल ऑफ द फर्म, यानी फर्म का गोल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो सप्लाई करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर फर्म का गोल जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो वो सप्लाई को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, बिकॉज उसको तो रेट हायर रख के ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर गोल जो है ज़्यादा सेल आउट करना है, अपनी सेल बढ़ाना उनका ज़्यादा गोल है, क्योंकि वो अपना मार्जिन कम कर सकते हैं, वो सेल को ज़्यादा बढ़ाएंगे और एक ऑन एंड वोल मतलब एक बल्क क्वांटिटी निकाल के कमाना चाहेंगे, तो उससे वो सप्लाई बढ़ा देंगे। तो कैसा गोल है ना फर्म का, उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई बढ़ती है और घटती है। अगर फर्म का गोल सेल को बढ़ाना है तो ज़रूरी है कि सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन अगर फर्म का गोल प्रॉफिट कमाना है, मतलब मार्जिन ज़्यादा रखना है अपना, तो फिर सप्लाई बहुत ही सोच समझ के बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे फंक्शन हैं जिससे सप्लाई डिपेंड करती है। और हम जो मेनली सप्लाई का पढ़ने वाले हैं, सप्लाई इन सबसे अफेक्ट होती है, लेकिन हम जो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा रिलेशन देखते हैं वो प्राइस का देखते हैं। ठीक है, कि प्राइस से क्या रिलेशन है, क्योंकि अदर चीज़ें तो जो है ना वो मतलब डील करता है प्रोड्यूसर, ठीक है, और वो उसके हाथ कंट्रोल में भी नहीं रहती। देखिए दूसरी चीज़ का प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं है, टेक्नोलॉजी उसके कंट्रोल में नहीं है, फैक्टर का प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके कंट्रोल में क्या है कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि मैं कितनी सप्लाई निकालूं। तो इसी चीज़ से ज़्यादा वो ध्यान देता है, बाकी चीज़ें तो उसे एडजस्ट ही करनी पड़ती हैं। आई होप आपको सप्लाई समझ में आई होगी और सप्लाई से प्राइस का रिलेशन क्यों इतना खास है और एक प्रोड्यूसर के लिए वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे डिमांड का लॉ था वैसे सप्लाई का लॉ है। ठीक है, लॉ क्या होता है कि एक तरह का, जैसे कानून तो नहीं कह सकते हम, इसका नियम बोलते हैं कि किस तरह से रूल आउट करती है सप्लाई। अब जैसे कि डिमांड जो है ना, लॉ ऑफ डिमांड जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता था प्राइस पर, उसी तरह से सप्लाई का जो लॉ है वो भी प्राइस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस राइज करता है तो सप्लाई ऑल्सो राइज, सप्लाई भी राइज होगी। एंड व्हेन द प्राइस फॉल, और जब जो है प्राइस फॉल करेगा सप्लाई भी क्या करेगी, फॉल करेगी। व्हेन अदर फैक्टर रिमेन सेम, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस जो है वो सप्लाई से पूरी तरह रिलेटेड है, और अगर प्राइस राइज करता है तो सप्लाई राइज करेगी, फॉल करेगा तो सप्लाई भी फॉल करेगी। बट जब दूसरे बाकी के फैक्टर जो कि हमने अदर डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे अभी प्रीवियस स्लाइड में, वो सेम रहेंगे, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है। अगर उनमें कोई चेंज आता है तो यहाँ पर वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कमोडिटी की सप्लाई में। यानी तब सप्लाई पूरी तरह से डायरेक्टली रिलेटेड प्राइस से नहीं रहेगी, बल्कि उनसे उनका भी इफेक्ट जो है सप्लाई पर आएगा कमोडिटी की। तो इसलिए पहले ही बोल देते हैं कि जब हम ये वाला लॉ कह रहे हैं ना, ठीक है, तो हम अदर फैक्टर जो है वो सेम मान रहे हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कि ना तो किसी रिलेटेड गुड के प्राइस में कोई चेंज है, ना कोई टेक्नोलॉजी चेंज है, ना कोई फैक्टर का प्राइस चेंज है, कुछ भी अलग से चेंज नहीं हुआ, पूरी तरह से कमोडिटी प्राइस से अफेक्ट हो रही है। ठीक है, अब ये रिलेशन जब वो उससे अफेक्ट हो रही है तो ये रिलेशन कैसा हुआ, प्राइस एंड सप्लाई इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट रिलेशन क्यों बोला जाता है, जब एक वेरिएबल बढ़े और उससे अफेक्टेड दूसरा वेरिएबल भी बढ़े। ठीक है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है, मतलब सेम रिएक्शन दोनों दे रहे हैं, तो ये कहते हैं हम इस रिलेशन को डायरेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स में 8th क्लास मेरे ख्याल 8th 9th में ये सारी चीज़ें होती हैं, और इकोनॉमिक में भी वही चीज़ है। देखिए जो एक जगह लॉ है वो दूसरी जगह भी लॉ है। तो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट है, बिकॉज एक ही जैसा रिएक्शन आता है। बट
रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इनवर्स होता है। प्राइस और डिमांड का जो लॉ कहता है इन दोनों का रिलेशन इनवर्स है। इनवर्स होता है उल्टा रिलेशनशिप, यानी प्राइस बढ़ेगा डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी, एकदम उल्टा एक दूसरे का नेचर से ये दोनों बिहेव करते हैं। दैट्स वाई लॉ ऑफ डिमांड नेचर इज इनवर्स एंड प्राइस एंड सप्लाई नेचर इज डायरेक्ट। आई होप ये जो वीडियो है इसमें आपको समझ में आया कि सप्लाई हम किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की भाषा में समझें तो सप्लाई जो है टाइम और प्राइस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो कि एक मार्केट में प्रोड्यूसर की जो सप्लाई है उसको अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। और लॉ ऑफ सप्लाई हम किसे बोलते हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस होता है व्हेन अदर फैक्टर रिमेन द सेम। आई होप इसको समझ में आया होगा। आगे हम सप्लाई के ग्राफ वगैरह समझेंगे, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं सारा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। एंड अगर कोई क्वेरी है आपकी तो प्लीज़ उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।